नमस्कार। जरा सोचिए, एक तरफ है एक महान ज़ेन गुरु जिनके हजारों शिष्य हैं, जिनका सम्मान बड़े बड़े मजिस्ट्रेट तक करते हैं, और दूसरी तरफ एक चोर, एक ऐसा चोर जिसकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जेल में ही गुजरा है। अब क्या हो अगर ये कहा जाए कि ये दोनों असल में एक ही इंसान हैं? आज हम इसी हैरान कर देने वाली कहानी की तह तक जाएंगे। तो सवाल सीधा सा है, आखिर एक महान ज़ेन गुरु एक चोर क्यों बनेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें ज़ेन फिलॉसफी की जड़ों तक ले जाता है, और इसका जवाब, यकीन मानिए, हमें चौंका देगा। तो चलिए इस पहेली की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गुरु और एक चोर। एक ऐसा विरोधाभास जो हमारी सारी समझ को चुनौती देता है। आइए देखते हैं कि ये दोहरा जीवन आखिर था कैसा। यहाँ देखिए, एक ही इंसान के दो बिल्कुल अलग चेहरे। दिन में वो एक सम्मानित गुरु हैं, हजारों शिष्यों के लिए प्रेरणा, और रात में एक चोर जो बार बार जेल जाता है, और वो भी क्यों? छोटी मोटी बेकार की चीजें चुराने के लिए। मतलब ये विरोधाभास किसी की भी समझ से परे था। और ये रहस्य यहीं नहीं रुकता। उनके अपराध जितने अजीब थे, सजा पर उनकी जो प्रतिक्रिया होती थी वो तो उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली थी। मैजिस्ट्रेट तक परेशान हो गए थे। वो गुरु से पूछते, आप किसी का बस एक जूता क्यों चुरा लेते हैं? वो तो किसी काम का भी नहीं, और अब देखिए हमें आपको 2 महीने के लिए जेल भेजना पड़ेगा। सोचिए जरा। और ये चोरियां भी वो अपने ही शिष्यों के घर करते थे। कितना बेतुका लगता है ये सब। और यही कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। गुरु का जवाब सुनिए। वो कहते हैं, क्या मुझे थोड़ी और लंबी सजा नहीं मिल सकती? क्योंकि जब मैं बाहर आऊंगा तो मैं ये फिर से करूंगा। सोचिए, वो न सिर्फ अपनी सजा मान रहे थे बल्कि और लंबी सजा की मांग कर रहे थे। और इसी बात में इस पूरी पहेली का असली सुराग छिपा था। इस रहस्य पर से पर्दा उठने में कई साल लग गए। आखिरकार जब वो गुरु अपनी मृत्यु शैया पर थे, तब उनके शिष्यों ने, जो हमेशा इस बात से परेशान रहते थे, हिम्मत करके उनसे सच्चाई पूछ ही ली। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर जहां इस राज से पर्दा उठता है। वो पल जब जेल ही मठ बन जाती है। यहां आकर सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। तो इस पूरी पहेली का जवाब एक नंबर में छिपा था, 3000। ये उस इलाके की जेल में बंद कैदियों की संख्या थी। लेकिन इस नंबर का गुरु की चोरियों से क्या लेना देना हो सकता है? गुरु ने समझाया, मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त जेल में रहना चाहता था। उन बेचारे लोगों की कोई परवाह नहीं करता था। उस जेल में मुझे बाहर की दुनिया से कहीं ज्यादा मासूम और सहज लोग मिले। तो मतलब उनका मकसद चोरी करना था ही नहीं, मकसद तो सेवा था। वो उन लोगों तक पहुंचना चाहते थे जिन्हें समाज ने पूरी तरह भुला दिया था। तो उन्होंने एक जेल को मठ में कैसे बदल दिया? तरीका बहुत ही सीधा था, पर बेहद असरदार। उन्होंने कैदियों से वही काम करवाए जो वो रोज करते थे, जैसे लकड़ी काटना, पत्थर तोड़ना। बस उसमें एक चीज और जोड़ दी, पूरी जागरूकता और ध्यान। और नतीजा, जेल बाहर से तो जेल ही रही, पर अंदर से वो एक मठ बन चुकी थी। गुरु ने एक ऐसी विरासत छोड़ी, एक ऐसी परंपरा जो सदियों तक चलती रही। उस जेल में ध्यान और जागरूकता की जो लौ उन्होंने जलाई थी, वो आने वाली कैदियों की पीढ़ियों को भी रोशन करती रही। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इसका सार क्या है? ये हमें सिखाती है कि कर्म से भी परे जाकर देखो। कर्म से भी ज्यादा जरूरी है चेतना। तो ये चेतना है क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये वो इरादा है, वो मानसिक अवस्था है जिससे कोई काम किया जाता है। इस कहानी का संदेश एकदम साफ है। कोई क्या करता है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना ये कि वो काम किस भाव से, किस इरादे से करता है। और यही बात हमें इस कहानी के सबसे बड़े सबक तक ले आती है कि कभी किसी को उसके काम से मत आंको, क्योंकि असली चीज काम नहीं बल्कि वो चेतना है जिससे वो काम हुआ है। हम अक्सर लोगों को उनके कामों से ही तो आंकते हैं ना, क्योंकि काम तो साफ साफ दिखते हैं, लेकिन उस काम के पीछे का इरादा, उसके पीछे की चेतना, वो तो दिखाई नहीं देती। ज़ेन गुरु की चोरी बाहर से देखने में एक अपराध थी, लेकिन उसकी गहराई में बहुत बड़ी करुणा छुपी हुई थी। तो आखिर में ये सवाल हम सबके लिए है, जब हम किसी और को देखते हैं तो हम क्या आंकते हैं?
सिर्फ उसके काम को या उस काम के पीछे की चेतना को? ये एक सोचने वाली बात है।